वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा डीसी मशीन का लेक्चर 2 है और आज हम पढ़ेंगे डीसी मशीन के प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। हम देखेंगे डीसी मशीन। तो जो डीसी मशीन है उसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है डीसी मोटर और एक है डीसी जनरेटर। तो डीसी मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? डीसी मोटर। जो डीसी मोटर होता है उसका फुल फॉर्म देखे तो होता है डायरेक्ट करंट मोटर। डायरेक्ट करंट मोटर बोले तो जो मोटर के इनपुट में हम क्या देंगे, ये मोटर है तो इसके इनपुट में हम देंगे डीसी सप्लाई और इसको ये कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये हो गया डीसी मोटर। डीसी मोटर के टाइप्स देखें, जिसमें शंट, सीरीज, कंपाउंड मोटर और जितने भी टाइप है हम आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हो गया डीसी जनरेटर। ठीक है, तो डीसी जनरेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है इसका वाइस वर्सा, मतलब मैकेनिकल को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में। तो ये होता है डीसी जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में। और इलेक्ट्रिकल कौन सी? डीसी। ठीक है, किसकी हेल्प से? तो इसमें होगा मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे, कंडक्टर होगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, जो फैराडेस लॉ होता है। ये हम पहले देख चुके हैं इससे पहले वीडियो में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे, एक कंडक्टर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है आई, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसमें फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेंगे, जो कि नीचे होगी, नीचे साइड मतलब डाउनवर्ड होगी, स्क्रीन के अंदर मान सकते हैं। ठीक है, तो यही डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें हम देखते हैं। ये हो गई करंट की डायरेक्शन, इधर ये दिखाया गया है करंट की डायरेक्शन को। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जब इसमें फ्लिपिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये हमारी फर्स्ट फिंगर इधर दिखाएंगी फील्ड की डायरेक्शन, इसके बाद हमारी सेकेंड फिंगर दिखाएगी करंट की डायरेक्शन, ये आई दिखाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगी। तो जो हमारा अंगूठा होगा डाउनवर्ड वो दिखाएगा फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टर का एक लूप है, यहाँ पे कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट साइड हो जा रही है, तो जिसके कारण इसमें जो फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन पे हो जाएगा। तो इसमें दोनों डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो ये जो हमारा कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होने लगेगा। तो यही प्रिंसिपल होता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर एक फोर्स वर्क करता है। तो डीसी मोटर में क्या हुआ कि हमने यहाँ से डीसी सप्लाई दी, जिसके कारण ये मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया, मतलब डीसी एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दी मैकेनिकल में। ये हो गई डीसी मोटर और उसका प्रिंसिपल। ठीक है, अब डीसी मोटर के बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है इसको हम यहाँ समझते हैं। ये हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड एन एस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी हमेशा मैग्नेट के बाहर किधर होती है? एन से एस के साइड में होती है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसमें हमने एक कंडक्टर रखा हुआ, एक कॉइल मान सकते हैं जिसमें एक ही टर्न है। ठीक है, तो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को रोटेट कराएंगे तो इससे क्या होगा कि कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कट होगा, मतलब कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, जिसके कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये किसने कहा था? ये फैराडे का लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो हमें क्या, जब भी किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, या तो कंडक्टर को घुमाओ या टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रख दो, जिसके कारण कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो उसके टर्मिनल पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल पर डीसी जनरेटर वर्क करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया मैग्नेट एन एस, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। ये कंडक्टर हो गया, तो जब आप कंडक्टर को रोटेट कराएंगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कट होगा,
ये वायर या कॉइल हो गई, ठीक है। सिंगल टर्न की कॉइल को दिखाया गया है यहाँ पे। तो इससे कट हुआ तो इसमें क्या हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, जो कि फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण हुआ। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इस डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं हम डीसी जनरेटर में ईएमएफ की डायरेक्शन को पता करने के लिए। और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो होता है, उसका यूज करते हैं डीसी मोटर में फोर्स की डायरेक्शन या मोशन की डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो ये हो गया फ्लेमिंग के दोनों रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है मोटर के लिए, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड को पता करने के लिए, जो कि होता है डीसी जनरेटर में। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में क्या होता है, जो फर्स्ट फिंगर होती है वो ये यदि दिखाए मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, और अंगूठा यदि दिखाए मोशन को या फोर्स को, तो जो उसकी सेकेंड फिंगर होगी वो दिखाएगी करंट की डायरेक्शन को या ईएमएफ इंड्यूस्ड को। तो ये हो गया डीसी मोटर और जनरेटर का प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, तो जो डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के लिए बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और जब हम प्राइम मूवर से उसके रोटर को घुमाएंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो जो कंस्ट्रक्शन होता है डीसी मशीन का और डीसी मोटर और जनरेटर के लिए बिल्कुल सेम होता है। तो इसके जो दो पार्ट है यहाँ पे दिखाया है, एक रोटर और एक स्टेटर। तो ऐसा पार्ट जो घूमेगा या रोटेट होगा उसको बोल देंगे रोटर, और जो स्टेशनरी होगा उसको बोल देंगे स्टेटर। तो ये दो रोटर और स्टेटर जो मेन पार्ट हो गए। और जो डीसी मशीन होती है वो तुमने सुना होगा हेट्रोपोल स्ट्रक्चर की होती है। क्या? हेट्रोपोल स्ट्रक्चर। हेट्रोपोल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसमें जो पोल्स होंगे वो हमेशा इवन होंगे, ठीक है। 2, 4, 6, 8 इस टाइप से होंगे। मतलब एक पोल एन होगा तो एक एस होगा, ठीक है। एन एस। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेट्रोपोल स्ट्रक्चर होता है। और अभी हमने देखा कि एक पार्ट होगा रोटर और एक होगा स्टेटर। डायग्राम में देखते हैं तो ये जो पार्ट है यहाँ से जो राउंड शेप में दिख रहा है इसको बोलेंगे हम रोटर, और जो जो इससे हटके होता है उसको बोलते हैं स्टेटर। तो जो रोटर और स्टेटर के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं एयर गैप। ये गैप जरूरी होता है तभी रोटर फ्रीली घूम पाएगा। तो जो ये गैप होता है ये स्मॉल मशीन के लिए जो होता है, स्मॉल मशीन के लिए जो एयर गैप होता है वो 0.5 mm से 1 mm का होता है, ठीक है। और जो मीडियम मशीन हो गई, जो मीडियम साइज की मशीन होती है उसके लिए एयर गैप कितना होता है 1 mm से 2 mm तक का। और जो लार्ज साइज की मशीन होती है उसके लिए जो एयर गैप होता है वो अप टू 6 mm तक होता है। ये एयर गैप बहुत ही जरूरी होता है जिसके कारण कि रोटर फ्रीली मूव हो सके या फ्रीली घूम सके अपने एक्सिस पे। अब हम आगे देखेंगे वेरियस पार्ट जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखो, योक हो गया, पोल हो गया, फील्ड वाइंडिंग हो गई, आर्मेचर हो गया, आर्मेचर कंडक्टर हो गया, कम्यूटेटर क्या होता है, ब्रश क्या होता है, फिर टर्मिनल बॉक्स जहाँ से टर्मिनल को इंटर करेंगे। तो ये सब क्या होता है हम अब आगे देखते हैं। जो डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो मेन पार्ट होते हैं योक हो गया, पोल एंड पोल शू हो गए, आर्मेचर कोर, कम्यूटेटर, ब्रशेस, शाफ्ट, बियरिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। तो हम एक एक करके सारे को समझते हैं। तो फर्स्ट हो गया योक। तो हम ये डीसी मशीन का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें क्या हो गया, पोल हो गया, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, आर्मेचर कंडक्टर, कम्यूटेटर, ब्रशेस, ये जितने भी पार्ट होते हैं इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि बाहर से इस पर कोई डैमेज ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो यहाँ पे जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं योक, जो कि मजबूत होती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी हमारी मशीन को।
तो जो योक होता है इसका एक और काम होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को पाथ प्रोवाइड करती है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मान लो एन पोल है, एस पोल है, ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ गई, ठीक है, तो इसको पाथ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से ऐसे करके पाथ प्रोवाइड करता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को यदि पाथ प्रोवाइड करता है तो ये किस मटेरियल का होगा? ये फेरोमैग्नेटिक, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देगा। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। तो ये जो स्मॉल मशीन होती है, इसके लिए इसको बनाते हैं कास्ट आयरन का, और जो लार्ज मशीन होंगी इसके लिए इसको बनाते हैं कास्ट स्टील का। ठीक है, ये दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो छोटी मशीन के लिए कास्ट आयरन का और बड़ी मशीन के लिए कास्ट स्टील का। पोल एंड पोल शू। तो जो डीसी मशीन होती है उसमें पोल का मेन काम होता है स्टेशनरी फ्लक्स को बनाना या स्टेशनरी फील्ड को प्रोड्यूस करना। यहाँ पे एक स्टेशनरी फील्ड को बनाएगा। तो जो स्ट्रक्चर दिखाया है इसमें ये हो गए पोल, ये 1 2 3 और 4, मतलब ये 4 पोल की मशीन है। तो जो पोल होता है इसकी पोलैरिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? इसकी पोलैरिटी डिपेंड करती है पोलैरिटी ऑफ एक्साइटेशन। मतलब ये एक्साइटेशन में जो हम सप्लाई देंगे वाइंडिंग पे, तो ये इसकी पोलैरिटी क्या होगी इस पे डिपेंड करेगा। यदि ये करंट की डायरेक्शन हुई तो ये एस पोल हुआ, तो हम करंट की डायरेक्शन को यदि चेंज करें, हम यहाँ प्लस दे यहाँ माइनस दे, तो इसके कारण फिर ये पोलैरिटी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। और सेकेंड क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ एक्साइटेशन। मतलब जो वाइंडिंग होगी वो यदि इस टाइप से की हुई हो तो ये एस हुआ, तो वाइंडिंग का ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? ये डायग्राम देख लेते हैं। इस टाइप से वाइंडिंग कर दें, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, जिसके कारण ये एन पोल की तरफ ये हो करेगा। तो ये हो गया पोल। और जो पोल के आगे का जो हम ये फेज देख रहे हैं, जो कि एरिया जिसका ज्यादा है, इसको बोलते हैं पोल शू। पोल जो पोल शू है उसका मेन काम क्या होता है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए एरिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि एयर गैप में यूनिफॉर्म फ्लक्स होता है। साथ में ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। कैसे? कि जब भी मशीन में वाइब्रेशन या कुछ होगा तो ये वाइंडिंग को यहाँ पे फिक्स रखेगा, ये वाइंडिंग यहाँ से नीचे नहीं आएंगी। तो ये पोल शू के काम हो गए। ठीक है। और जो पोल होगा, जैसे ये पोल हुआ, ठीक है, तो इसमें इसको बोलेंगे पोल आर्क। ठीक है। और जो सामने वाला भाग है इसको बोलेंगे पोल शू, और इसको बोलेंगे पोल शू, जो ये साइड में आ रहा है। ठीक है। और इसको बोलेंगे यहाँ पे पोल कोर, जिसपे कि हम वाइंडिंग को वाउंड करेंगे। इसको बोलते हैं पोल कोर। ठीक है। तो ये हो गया पोल एंड पोल शू। आर्मेचर कोर। जो आर्मेचर कोर होती है उसको एक शाफ्ट पे, एक शाफ्ट हो गया, इसको लेमिनेटेड स्टील की छोटी छोटी पत्तियां होती है, ठीक है, इनको साथ में सबको रख के एक पिन से फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। उसको यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप से होगा, जब सारी को साथ में रखेंगे तो ऐसा होगा। तो जो ऐसा होता है इसमें जो ये भाग होता है इसको बोलते हैं स्लॉट। आर्मेचर कोर का स्लॉट, जिसपे आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे। ठीक है। और ये हो गया की जिसके कारण की लेमिनेटेड जो छोटी छोटी पत्तियां हैं उसको हम लॉक करके रखेंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं टीथ। जैसे टीथ की तरह बाहर उभरा हुआ होगा उसको टीथ बोलेंगे। ठीक है। और ये जो मेन जिसपे सारी चीजें लगी होती है इसको बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है। ये हो गया आर्मेचर कोर। तो जितना भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिक में या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में, जितना भी कन्वर्जन होता है ये आर्मेचर कोर में होता है। ठीक है। तो ये हो गया आर्मेचर कोर। अगला पार्ट हो गया कम्यूटेटर। कम्यूटेटर होता है वो डीसी मोटर के शाफ्ट पे लगा होता है, और ये डीसी मोटर के रोटर के साथ में रोटेट होते रहता है। तो इसका मेन काम होता है डीसी मोटर के केस में
डीसी मोटर के केस में ये जो इनपुट में, ये जो सप्लाई में हम डीसी देंगे उसको ये एसी में चेंज करेगा, क्योंकि डीसी मोटर के आर्मेचर में भी एसी ही सप्लाई होती है, ठीक है। और डीसी जनरेटर के केस में क्या होगा, ये जो आर्मेचर में एसी होगा उसको कन्वर्ट कर देगा डीसी में। तो ये होता है कम्यूटेटर का मेन पार्ट, मेन काम होता है कम्यूटेटर का। ये एक्चुअल में स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं इसको। स्प्लिट रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक पूरे का पूरा कॉपर का नहीं बना हुआ था, बीच में इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल लगा के इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। और जो स्प्लिट कितने बार होगा इस पर डिपेंड करता है कि इसमें वाइंडिंग कितने पोल की वाइंडिंग है और वाइंडिंग को किस टाइप से किया गया है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि ये कम्यूटेटर कितने सेगमेंट में स्प्लिट होगा। तो ये होता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर एक मैकेनिकल कन्वर्टर होता है जो एसी को डीसी में या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और इसको शाफ्ट के साथ ही लगाया जाता है और ये रोटर के साथ में रोटेट होता है। प्रोसेस, अभी हमने देखा कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर तो रोटरी पार्ट पे लगा हुआ है, ये कम्यूटेटर है, ये रोटर के साथ में रोटेट होता है। तो इसमें सप्लाई को देने के लिए या सप्लाई को लेने के लिए हम ब्रशेस का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि स्पार्किंग भी ना हो और सप्लाई को हम आसानी से ले सके या दे सके। तो एक कम्यूटेटर पे ऐसे टच होते हैं, ठीक है, और कम्यूटेटर से करंट को लेने का काम या कम्यूटेटर में करंट को देने का काम करते हैं, तो इनको बोलते हैं ब्रशेस। जो ब्रशेस होते हैं वो काहे से बने हुए होते हैं, वो होते हैं कॉपर से, कार्बन से, ग्रेफाइट से, ठीक है, या कॉपर ग्रेफाइट से। ये डिपेंड करता है कि मशीन की रेटिंग क्या है। जो छोटी मशीन होती है बहुत छोटी छोटी, उसमें कॉपर का होगा, और ये मीडियम साइज की मशीन में कार्बन ग्रेफाइट का होगा, और बिग मशीन में होगा कॉपर ग्रेफाइट का, ठीक है। और इसमें हम बेस्ट मतलब अच्छे से इसको टच हो और अच्छे से रहे इसके लिए हम इसमें एक होल्डर में रखते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रश होल्डर, जो कि इसके ऊपर पीछे स्प्रिंग होता है, एक प्रेशर से इसको कम्यूटेटर पे दबाए रखता है, जिसके कारण इसमें करंट का कलेक्शन या करंट को देने का कार्य आसानी से किया जा सके। और जो ब्रश की पोजीशन है कहाँ पे होती है, ठीक है, ये मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस पे होना चाहिए आइडियल। तो इसको हम पढ़ेंगे जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम अच्छे से देखेंगे कि मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, और ब्रश को कहाँ रखना चाहिए, ब्रश शिफ्ट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन का। जब हम आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे तब इसको हम पढ़ेंगे। अभी हम इसका बेसिक सा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि ब्रश का यूज क्यों होता है। आप, तो शाफ्ट का काम क्या होता है कि ये आर्मेचर कोर है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये कम्यूटेटर है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को शाफ्ट पे माउंट करके रखते हैं। शाफ्ट का मेन काम होता है कि ये आउटपुट में मैकेनिकल पावर को लेगी, या तो जब केस आएगा डीसी जनरेटर का तो इनपुट में मैकेनिकल पावर को देने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो शाफ्ट होती है वो बनी होती है स्टील की, ठीक है, क्योंकि शाफ्ट हार्ड होनी चाहिए, इसमें टूटना नहीं चाहिए, तो ये स्टील की बनी हुई होती है। और शाफ्ट के ऊपर हमारा क्या क्या माउंट होता है, तो शाफ्ट के ऊपर हमारा माउंट होता है कम्यूटेटर माउंट होता है, आर्मेचर कोर माउंट होती है, और आर्मेचर कोर के स्लॉट में आर्मेचर वाइंडिंग माउंट होती है, ये होता है शाफ्ट। और जो हमारी शाफ्ट होती है, ठीक है, ये तो हो गया रोटेटरी पार्ट। और जो हमारा योक हो गया, उसके ऊपर हमारे पोल हो गए, ये हमारा स्टेशनरी पार्ट है। तो रोटरी पार्ट को स्टेशनरी पार्ट में रखने के लिए हम यूज करते हैं बियरिंग का। जैसे एक बियरिंग ये हो गई और एक बियरिंग ये हो गई। तो बियरिंग का यूज करके हम रोटरी और स्टेशनरी पार्ट को कनेक्ट करते हैं, जिससे यहाँ फ्रीली रोटेट हो सके हमारा रोटर। तो ये दो टाइप की यहाँ पे बियरिंग दिखाई गई है, ठीक है, हमने सुना होगा। एक होती है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग मतलब जो यहाँ पे है ना, ये स्लॉट के अंदर छोटे छोटे स्टील के ऐसे बॉल बने हुए होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉल बेयरिंग,
ठीक। और जो ये यहाँ सेकंड दिखाई गई है इसको बोलते हैं रोलर बेयरिंग। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे स्टील के से रोलर बने हुए होते हैं जो कि यहाँ पे फ्रीली मूव होने देते हैं रोटर और स्टेटर को अलग अलग। मतलब स्टेटर तो फिक्स होगा और रोटर यहाँ पे मूव होगा, तो इसको ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये हो गया रोलर बेयरिंग। ठीक है, ये नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे रोलर लगे हुए इसलिए रोलर, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बॉल लगे हैं, इसलिए बॉल बेयरिंग। और ये डिपेंड करता है कौन सी बेयरिंग कहाँ लगेगी, मशीन की रेटिंग पे, मशीन कितने लोड पे चलेगी उस पे डिपेंड करता है। लास्ट हम देखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, ये एक आर्मेचर कोर अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो आर्मेचर कोर का जो स्लॉट होता है उसमें जो कॉपर के कंडक्टर के लेयर्स होती है उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड होता है क्योंकि हाई परमेबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, ये हो गया रोटर वाइंडिंग, इसी को बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, और एक कम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड होती है। तो इसका काम क्या होता है, जब डीसी मोटर का केस होता है तो इसमें हम करंट को देते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके कारण जब इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें फोर्स लगता है, जिसके कारण ये रोटेट होने लग जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये डीसी मोटर के केस में ये वर्क करता है। और जब हम डीसी जनरेटर की बात करें तो यहाँ पे एनएस एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें हम यहाँ पे मैकेनिकल पावर देके इसको घुमाएंगे, तो इसके कारण क्या होगा कि इन कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक होगा। इसके कारण फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसके कारण इसमें यदि ये कंडक्टर शॉर्ट हुए तो उसमें करंट फ्लो होने लगेंगी। तो ये हो गया डीसी जनरेटर का केस। तो ये मेन काम होता है आर्मेचर वाइंडिंग का। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग कितने टाइप की होती है, इसको कैसे कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये सिंगल लेयर होती है, डबल लेयर होती है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स होती है। ट्रांसफार्मर के केस में कंसंट्रेटेड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और लेप वाउंड होती है, वेव वाउंड होती है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम वाइंडिंग के ऊपर लेके आएंगे। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।